सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अपन पहुंच गए हैं इसके पार्ट 13 में। आज अपन पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल विभव का मापन। देखिएगा, अभी अपन ने जो विद्युत रासायनिक सेल पढ़े हैं उसके विभव के मापन के लिए या उनको काम में जो अपन लेते हैं तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो समस्याएं देखिएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, गैल्वेनिक सेल है, उसमें अपन क्या देखते हैं, ये जिंक की छड़ है जिसको जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया हुआ है। जिंक की छड़ है और विलयन किसका है, जिंक सल्फेट। ये कॉपर की छड़, कॉपर रोड, और इसको कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया हुआ है। दोनों विलयनों के बीच में लवण सेतु लगा रहे हैं और इन इलेक्ट्रोडों को, इन छड़ों को अपन वोल्टमीटर की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं। जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है या अर्ध सेल है वो एनोड की तरह कार्य करता है और जो कॉपर वाला अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। एनोड ऋणावेशित भाग, कैथोड धनावेशित भाग। ऐसा अपन ने पिछले वीडियोज में पढ़ा। जब यह सेल काम करता है तो एनोड पर क्या हुआ, एट एनोड, एनोड में जो जिंक की छड़ है वो ऑक्सीकृत होती है और जिंक आयन विलयन में इस तरह से घुलते चले जाते हैं। कैथोड पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित कॉपर 2+ आयन अपचयित होकर कॉपर धातु के रूप में इस छड़ पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ये छड़ मोटी होती चली जाती है। क्लियर है, ऐसा अपन ने देखा। अब जैसे जैसे ये जिंक आयन विलयन में मिलेंगे और कॉपर 2+ आयन अपचयित होकर छड़ पर जमा होते चले जाएंगे तो समय के साथ दोनों ही इलेक्ट्रोडों के विलयनों की सांद्रताओं में परिवर्तन होता चला जाता है। तो पहली जो समस्या वो है कि समय के साथ इलेक्ट्रोडों के विलयनों की सांद्रताओं में परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है या परिवर्तन आता है। ये पहली समस्या है। समय के साथ इन विलयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता चला जाता है। दूसरी समस्या क्या है इस सेल के साथ, जब इन सांद्रताओं में परिवर्तन हो जाएगा, इलेक्ट्रोडों के आसपास आयनों की सांद्रताएं बदल जाती हैं तो सेल विभव में भी परिवर्तन आता चला जाता है। सेल विभव समय के साथ परिवर्तित होता है। क्योंकि सांद्रताओं में परिवर्तन आ जाएगा तो इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएंगे और इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएंगे तो सेल विभव में परिवर्तन आ जाएगा। सेल विभव में परिवर्तन होता है, इसका मतलब क्या है कि सेल विभव स्थिर नहीं है। समय के साथ सेल विभव परिवर्तित होता चला जाता है, यह स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो दूसरी समस्या यह है। तीसरी समस्या देखिएगा, जो सेल विभव है वो जब एक बार बदल गया, परिवर्तित हो गया तो उसको पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सेल विभव
पुनर्उत्पादनीय नहीं होता है। सेल विभव एक बार बदल गया तो पूर्व अवस्था में वो वापिस नहीं आएगा, पूर्व उत्पादन उसका, पुनरुत्पादन उसका नहीं हो पाता है। ये सेल उत्क्रमणीय होने चाहिए, ज्यादा उत्क्रमणीय होने चाहिए, लेकिन ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। एक समस्या यह है इनके साथ, इनके ताप गुणांक का मान काफी उच्च होता है। ताप गुणांक का मान काफी उच्च होता है। ताप गुणांक क्या चीज है देखिएगा, मैं ताप गुणांक को ऐसे लिख दूं, ये ताप गुणांक है। इसका मतलब देखिए क्या है, स्थिर दाब पर तापमान परिवर्तन करने से सेल विभव में जो परिवर्तन आता है उसे सेल विभव का ताप गुणांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेलों के लिए ताप गुणांक का मान काफी उच्च होता है। मतलब तापमान में अगर आप इकाई परिवर्तन करते हैं, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का परिवर्तन करते हैं तो सेल विभव में काफी परिवर्तन आता है। ये आना नहीं चाहिए। तो ये कमियां हो गई विद्युत रासायनिक सेल की। ठीक है, अब एक कमी और है, ये तो सेल से संबंधित कमियां हैं। एक कमी है इसके मापन में। जब अपन सेल विभव का मापन करते हैं तो अगर सेल विभव के मापन में वोल्ट मीटर को काम में ले लें तो अपन जानते हैं कि वोल्ट मीटर सेल विभव का मापन करता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, उसमें विचलन आता है और इस विचलन में कुछ विभव नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब वोल्ट मीटर में कुछ धारा का प्रवाह हो जाता है और इससे सेल के विभव में कमी आती है जिसे अपन कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और ड्रॉप होने से जो वास्तविक सेल विभव है वो सही प्राप्त नहीं हो पाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा सेल विभव की जब गणना करते हैं तो उसका मान वास्तविक सेल विभव से कम आता है। तो वोल्ट मीटर से क्या प्राप्त होता है, विभवांतर प्राप्त होता है, ना कि सेल विभव। तो एक तो सेल की कमियां होगी और दूसरी होगी उसके मापन की कमियां। अब देखिए अब क्या करें, तो अपने को सेल विभव के मापन के लिए दो इसमें सुधार करने हैं। दो सुधार क्या करने हैं, एक तो आपको ऐसा सेल चाहिए जिसमें ये कमियां ना हो और दूसरी ऐसी युक्ति चाहिए जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप ना हो, विभव है वो गिरे नहीं, उसका सही मापन हो। तो दोनों का ही सुधार करने के लिए अपन इन कमियों को हटाते हुए एक ऐसा सेल बनाया गया है जिसमें कमियां नहीं है, उसे अपन कहते हैं मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल। तो उसमें ये कमियां नहीं होगी। तो सेल की जगह तो अपन क्या काम में ले रहे हैं, मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल। और जो मेजरमेंट करेंगे, सेल विभव का मापन करेंगे, वो वोल्ट मीटर की बजाय किससे मापन करेंगे, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापन करेंगे, विभव मापी के द्वारा मापन करेंगे। और विभव मापी के द्वारा जो मापन है वो एक सिद्धांत पर आधारित है जिसे अपन कहेंगे पॉगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, देखिएगा किस तरह से। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उस सेल की जिसमें ये कमियां नहीं है। क्या नाम है उस सेल का, उस सेल का नाम है मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल। तो सबसे पहली कमी को दूर करते हैं, देखिएगा स्टैंडर्ड वेस्टर्न
सेल, मानक वेस्टर्न सेल। क्या होता है इसमें, इस चित्र के द्वारा समझते हैं। एक कांच की इस तरह से एच आकार की नलिका होती है। ये एच आकार की नलिका है। इस एच आकार की नलिका के निचले जो दोनों बाजू हैं उसमें इस तरह से प्लेटिनम का तार लगा हुआ है और नीचे से ये बंद है, ऊपर से एक बार खुला हुआ है, बाद में बंद करेंगे। तो ये क्या चीज है, ये प्लेटिनम वायर है। ठीक है। अब जो राइट साइड वाली इसकी भुजा है उसमें प्लेटिनम तार के ऊपर सबसे पहले अपन भरते हैं कैडमियम अमलगम। कैडमियम अमलगम भरा जाता है जिसमें कैडमियम है वो 12.5% होता है। इस कैडमियम अमलगम के ऊपर यहां कैडमियम सल्फेट 8/3H2O का पेस्ट भरा होता है। नीचे कैडमियम अमलगम और इसके ऊपर कैडमियम सल्फेट .8/3H2O अपन भरते हैं। क्लियर। लेफ्ट वाली भुजा में प्लेटिनम तार के ऊपर सबसे पहले यहां है पारा, पारे को भरा जाता है। पारे के ऊपर अपन भरते हैं मर्क्यूरस सल्फेट Ag2SO4। मर्क्यूरस सल्फेट भरा जाता है और मर्क्यूरस सल्फेट के ऊपर एक परत आती है, वही कैडमियम सल्फेट 8/3H2O। यहां 2 परतें हैं, यहां 3 परतें हैं। बाकी बचा हुआ जो भाग है उस बचे हुए भाग में कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा जाता है। कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भर देते हैं और ये विलयन भरने के बाद इसको यहां से बंद कर दिया जाता है। ये लो आपका मानक वेस्टर्न सेल तैयार हो गया। इस मानक वेस्टर्न सेल में जो राइट वाली भुजा है, ये वाली भुजा, ये एनोड की तरह कार्य करती है और लेफ्ट वाली भुजा ये है, ये कैथोड की तरह कार्य करती है। जहां कैडमियम अमलगम भरा हुआ है वो एनोड है और जहां मर्क्यूरी और मर्क्यूरस सल्फेट भरा हुआ है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। क्लियर है। अब इस सेल में वो सारी कमियां हट गई जो विद्युत रासायनिक सेल में होती हैं। मतलब इसका विभव स्थिर रहता है। इस सेल का जो विभव है वो स्थिर है और इस विभव का मान कितना है, 1.0183 वोल्ट। ये इतना वोल्ट जब ये काम करता रहेगा तो इतना वोल्ट है वो बना रहेगा। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट गुण है वो है कि इसका जो विभव है वो पुनर्उत्पादनीय है। पुनर्उत्पादनीय है। जो सेल विभव है वो पुनर्उत्पादनीय है। ये उत्क्रमणीय होता है। मतलब जो सांद्रता में अगर परिवर्तन आया तो विपरीत दिशा में यह अभिक्रिया हो जाएगी और वापस सांद्रता की पूर्ति हो जाती है। इसके जो ताप गुणांक का मान है वो बहुत कम होता है। बहुत कम है। कितना है,
0.000005 वोल्ट कि तापमान में अगर आप इकाई परिवर्तन करते हैं तो इस सेल के विभव में कितना परिवर्तन आएगा? 0.00005 वोल्ट का परिवर्तन आएगा, जो लगभग नगण्य है, बहुत कम है। तो ये सारी कमियां दूर हो गई। कमियां दूर कैसे हुई देखिएगा, इसकी अपन अभिक्रियाओं से भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एट एनोड, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर कैडमियम ऑक्सीकृत होकर कैडमियम आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है एनोड पर। यह तो अपन हमेशा से ही पढ़ते आए हैं। एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है कि जो मर्क्यूरस सल्फेट है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जो Hg22+ है, मर्क्यूरस के रूप में है, वो अपचयित हो जाता है और अभिक्रिया इस तरह से संपन्न हो जाती है। दोनों अभिक्रियाओं को अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए क्या हो जाएगा? कैडमियम प्लस Hg2SO4 से बना कैडमियम 2+ प्लस 2Hg प्लस SO4 2-। पारा है लिक्विड के रूप में और कैडमियम है वो सल्फेट के साथ, यूं समझ लो कैडमियम सल्फेट बन गया। यहां से कैडमियम का सल्फेट बन जाता है। मतलब जो भी यहां पर जो विलयन है उसमें नीचे से कैडमियम प्राप्त होता चला जाता है। तो कैडमियम प्राप्त होता चला जाएगा तो इस विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। नीचे से कैडमियम सल्फेट प्राप्त होता जा रहा है, इधर नीचे से मरकरी प्राप्त होता चला जाएगा, पारा प्राप्त होता चला जाएगा, तो इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन नहीं होगा। और सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तो सेल के विभव में भी परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब सेल का विभव है वो भी स्थिर रहेगा। तो ये मानक वेस्टर्न सेल, जिसको आप और क्या कह सकते हैं? कैडमियम सेल भी कह सकते हैं। कैडमियम सेल भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए कैडमियम उपयुक्त, इसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भी किसका है? कैडमियम सल्फेट है सेल का विलयन, और यहाँ पर एनोड में भी कैडमियम का अमलगम अपन काम में ले रहे हैं। तो ये कैडमियम सेल है, मानक वेस्टर्न सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग सेल विभव की गणना में अपन मानक सेल के रूप में करते हैं। तो एक कमी तो इसकी पूरी हो गई। अब दूसरी इसमें कमी है इसके मापन की। तो मापन की कमी को दूर करने के लिए अपन प्रयोग में लेंगे पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। और उसका उपयोग कैसे करते हैं? उपयोग करने के लिए आपके पास एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। इसके आधार पर अपन सेल विभव की गणना करेंगे। क्या है ये सिद्धांत? देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर किसी सेल के साथ बराबर विभव वाले दूसरे सेल को विपरीत दिशा में जोड़ते हैं तो सेल के परिपथ में
विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, अर्थात बाह्य सर्किट है वो कैसा हो जाता है, खुला हो जाता है। अर्थात बाह्य सर्किट खुला हो जाता है। इसे पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत कहते हैं। मतलब कोई सेल लिया, उसके साथ आप दूसरा सेल जोड़ रहे हैं, दूसरे सेल का विभव पहले वाले सेल के विभव के बराबर है, लेकिन उनको आपने विपरीत दिशा में जोड़ा हुआ है। विपरीत दिशा में जोड़ेंगे तो पहले वाले सेल के सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, और उसी को अपन क्या कह रहे हैं, पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। और जब सेल के बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि जो बाह्य सर्किट है वो कैसा है, खुला है। ठीक है, तो ये पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत, इसके आधार पर सेल विभव की गणना करेंगे। सेल विभव की गणना करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सेल विभव की गणना के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या है? फर्स्ट, एक सेल जिसके विभव की गणना करनी है। वो सेल तो हो गई जिसके विभव की गणना आपको करनी है। दूसरा, मानक सेल जिसका विभव ज्ञात है, जिसका विभव ज्ञात है, ये चाहिए। और इस मानक सेल की जगह जिसका विभव ज्ञात, अपन क्या काम में लेंगे, मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल को काम में लेंगे, जिसको अभी अभी अपन ने पढ़ा। मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल एक ही बात है, और इसके विभव का मान कितना है, 0.0183 वोल्ट होता है, जो स्थिर रहता है। और तीसरा चाहिए विभव मापी। विभव मापी, और विभव मापी में भी आपको एक ऐसा सेल चाहिए, ऐसा सेल जिसके विभव का मान अज्ञात सेल और मानक सेल दोनों से उच्च हो। एक ऐसा सेल भी चाहिए जिसके विभव का मान अज्ञात सेल और मानक सेल दोनों से ज्यादा हो। 3 सेल हो गए, एक तो अज्ञात सेल हो गया जिसके विभव की गणना करनी है, एक हो गया मानक सेल जिसका विभव आपको ज्ञात है, मानक सेल के रूप में काम में लेंगे मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल, और एक ऐसा सेल भी आपको चाहिए जिसके विभव का मान मानक सेल और अज्ञात सेल दोनों से उच्च हो, और आपको चाहिए विभव मापी। उच्च विभव वाले सेल के रूप में अपन काम में लेते हैं सीसा संचायक सेल। इस सीसा संचायक सेल के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये आपको आवश्यक उपकरण चाहिए। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, काम में कैसे लेंगे, देखिएगा। ये सेल है आपके पास, कौन सा, सीसा संचायक सेल। सीसा
संचायक सेल। ठीक है, ये विभव मापी का तार है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें यहां पर ये प्लेट लगी हुई है, अशांकित है ये प्लेट लगी हुई है। मैं इसको यूं भी बना दूं, जैसे मार्क किया हुआ है। ये मार्किंग कर रहा हूं मैं। दस, 20, 30, 40, 50, फिर 40, 30, 20 और फिर यहां पे 10। इस तरह से ये इसमें मार्किंग करा हुआ है, इस तरह से टेबल है। ये एक तार है पूरा, इसके ऊपर मार्किंग करी हुई है। यहां जुड़ा हुआ है आपका अज्ञात सेल या मानक सेल। मानक सेल मान लेते हैं, मानक मतलब स्टैंडर्ड, मानक सेल। और ये जुड़ा हुआ है एक्स अज्ञात सेल। ये है अज्ञात और ये है मानक। ठीक है, ये यहां पे जोकी का पॉइंट है, ये है जोकी। इस तरह का ये अरेंजमेंट इसमें दिया हुआ है। देखिएगा, पोटेंशियोमीटर का जो तार है, पोटेंशियोमीटर ये वाला, इसका जो ये वायर है, ये जो तार है, ये तार बना हुआ है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का। मिश्र धातु का ये बना हुआ है। ये मिश्र धातु बहुत ज्यादा कठोर है, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इसके ऊपर अपन जोकी को रगड़ेंगे तो ये घिसेगा नहीं, इसकी मोटाई में परिवर्तन नहीं आएगा। पहली चीज तो ये। दूसरा इसका गुण क्या है कि संपूर्ण लंबाई तक इसकी एक समान काट है। मतलब कहीं से ये मोटा पतला नहीं है, पूरी लंबाई पर इसके व्यास का मान एक समान है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो एक समान है, संपूर्ण मोटाई तक, संपूर्ण लंबाई तक एक समान मोटाई इसकी होती है, एक समान इसकी काट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और जोकी के रगड़ने से ये घिसेगा नहीं। क्लियर है? जो उच्च विभव वाला सेल है, सीसा संचायक सेल है, उसको जब इस तार पर जोड़ देते हैं तो इसका विभव इस पूरे तार में एक समान रूप से फैल जाता है। सीसा संचायक सेल का विभव तार में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये देखिए जोकी है, यहां बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। जो शून्य विक्षेप के आधार पर कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर में जब शून्य विक्षेप आ जाता है वहां पर अपनी जोकी को काम में लेना बंद, मतलब यहां जोकी को रोक लेते हैं इस स्केल के ऊपर, इस तार के ऊपर। एक समान देखिए यहां सीसा संचायक सेल का विभव तार में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये हो गया एपरेटस अपन ने अरेंज कर लिया। क्लियर है? अब इसको काम में कैसे लेंगे देखिएगा। मैं यहां से मिटा दूं।
सबसे पहले इस मानक सेल को जॉकी के साथ जोड़ देते हैं। ये लो, जोड़ दिया साहब, जोड़ दिया, ठीक है। अब इस जॉकी को इस वायर के ऊपर अपन इस तरह से सरकाते हैं। जहां जिस बिंदु पर इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ जाएगा, उस बिंदु की लंबाई को अपन नाप लेते हैं, और वह लंबाई इस मानक सेल के विभव के समानुपाती होती है, या मानक सेल का विभव उस लंबाई में उपस्थित विभव के बराबर होगा या उसके समानुपाती होगा। क्योंकि सीसा संचायक सेल का विभव तो बहुत ज्यादा है इससे, जो कि पूरे तार में फैला हुआ है। इस तार के कितने दूरी का विभव इस मानक सेल के विभव के बराबर होगा। तो जहां पर इस तार का विभव और इस मानक सेल का विभव बराबर हो जाएगा, चूंकि दोनों विपरीत दिशा में हैं, दोनों विभव बराबर हो जाएंगे, वहां गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कैसा आएगा, शून्य आ जाएगा। माना वो लंबाई है LS, अपन मान लेते हैं। तो जो मानक सेल विभव है, मानक सेल है, उसका विभव किसके समानुपाती हो गया, LS। ये लंबाई जॉकी की इस तार पे वह लंबाई है जहां पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको यहां से हटा दें और यहां जोड़ दें, अज्ञात सेल के साथ जोड़ दें। तो मान लेते हैं अज्ञात सेल है, उसके लिए जो कि यहां पर शून्य विक्षेप आया, वापिस जॉकी को घुमाएंगे और जितनी लंबाई के तार का विभव अज्ञात सेल के विभव के बराबर हो जाएगा, वहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कैसा आएगा, शून्य आएगा। और वह विभव अज्ञात सेल के विभव की कोटि का होगा, या अज्ञात सेल का विभव उस लंबाई के समानुपाती होगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी, ये वाली दूरी, इसको मैं क्या मान रहा हूं, LX, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको मैं क्या मान रहा हूं, LS। ठीक है, आपने LS को नाप लिया, स्केल लगी हुई है, LX को माप लिया। समीकरण 1, 2 और दोनों का अनुपात लें तो ES बटा EX बराबर LS बटा LX, और EX क्या हो जाएगा, EX ऊपर चला जाएगा, ES गुणा LX बटा LS। EX क्या है, अज्ञात सेल का विभव है जिसकी गणना आपको करनी है। ES क्या है, मानक सेल का विभव है जो आपको पता है। LX क्या है, LX जॉकी के द्वारा आपने इस तार की लंबाई को नापा, किसके लिए, अज्ञात सेल के लिए, वह लंबाई जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आ गया, ये आपने नाप लिया। LS क्या है, मानक सेल को जब आपने जोड़ा था, जॉकी को इस प्लेटिनम इरिडियम के तार पे घुमाया, जहां पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आया, वो लंबाई आपने नापी मानक सेल के लिए LS। तो LX पता है, LS पता है, ES पता है, तो EX की गणना हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आपके प्रैक्टिकल में ये है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको आसानी से सीखते हैं, समझते हैं, तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी एक पूरा हो गया आपका। तो ये था सेल विभव का मापन, इस तरह से सेल विभव का मापन करते हैं। मानक वेस्टर्न सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके मापन में पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।